साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, कृषि विज्ञान में हम अभी जनरल एग्रीकल्चर डिस्कस कर रहे हैं और जनरल एग्रीकल्चर में अभी तक हमने 5 लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर लिए हैं। और जनरल एग्रीकल्चर जो हम पढ़ा रहे हैं वो मेजर आपका रहेगा AGTA, कैन सुपरवाइज़र और JRF, SRF, BHU, यूपी कैटेट। इन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन पूछा जाता है उन सब में ये सहायक होगा। तो आज का पहला जो सवाल है जनरल एग्रीकल्चर का वो है, व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ पंजेंसी इन ओनियन। ओनियन यानी प्याज में तीखेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो क्वेरसिटिन हमने देखा प्याज के पीलेपन का कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और एंथोसाइनिन पिगमेंट है जो कि सब्जियों, फलों और फूल में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। तो जो पंजेंसी ओनियन में है, प्याज में तीखेपन का कारण है, उसका कारण होता है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। ये जो काटने पर एंजाइमेटिक रिएक्शन करता है और हमारी आँखों में जलन पैदा करता है और इसके कारण इसका स्वाद तीखा होता है। जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, ये है पूसा मंजरी और पूसा नवीन किसकी किस्में हैं? पूसा मंजरी और पूसा नवीन किस फसल की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो पहला है बिटर गार्ड, दूसरा है बोटल गार्ड, तीसरा है रिज गार्ड, चौथा है कुकुम्बर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोटल गार्ड। पूसा मंजरी और पूसा नवीन जो है हमारी बोटल गार्ड की किस्में हैं, यानी लौकी की किस्में हैं। इसको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया। सवाल नंबर 3 है, व्हाट काजेज बिटरनेस इन ब्रिंजल। बैंगन में कड़वाहट का कारण क्या होता है? सोलेलिन तो टमाटर जो हमारा आलू है, आलू में एक वर्णक होता है, नीला नीला आलू हो जाता है, ये हानिकारक भी होता है, तो ये आलू में पाया जाता है। और ये जो कैप्साइसिन है ये जो है कैप्सिकम में आपका यानी मिर्च में कड़वाहट का कारण है। और एल्केलाइड्स ये जो ऊपर दिए हैं ये एल्केलाइड्स ही हैं। तो जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा, सोलेसोडाइन। क्या हो जाएगा? सोलेसोडाइन। और इसलिए जो ब्रिंजल है उसमें कड़वाहट जो है सोलेसोडाइन के वजह से होती है। अगला सवाल है, अबव विच टेम्परेचर डज टूपर ग्रोथ ऑफ पोटैटो स्टॉप इंक्रीजिंग। किस तापमान से पे जो हमारा आलू है उसके कंद की वृद्धि रुक जाती है? तो उसका सही आंसर है डी। सही आंसर है डी, 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर जो पोटैटो का साइज है वो बढ़ना रुक जाता है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अगला सवाल जो है वो है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉफ़ी कल्टीवेशन। कॉफ़ी कल्टीवेशन के अंतर्गत वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करता है, या वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कॉफ़ी उगाई जाती है? तो उसका आंसर आपका है कर्नाटका। तो कर्नाटक वो राज्य है जिसमें कॉफ़ी कल्टीवेशन का सबसे ज़्यादा क्षेत्र पाया जाता है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर हम एरिया की दृष्टि से देखें तो एरिया की दृष्टि से कर्नाटक अग्रणी है, प्रथम है। और अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो भी हमारा क्या है, प्रोडक्शन के हिसाब से भी हमारा जो कर्नाटक है वो पहले नंबर पर आता है कॉफ़ी के उत्पादन और एरिया दोनों में। अगला सवाल है, विच रीजन ऑफ इंडिया इज
बेस्ट suited फॉर पोटैटो सीड प्रोडक्शन। आलू के बीज का उत्पादन करना है तो उसके लिए कौन सा क्षेत्र श्रेष्ठ है, कौन सा क्षेत्र श्रेष्ठ है। तो उसके लिए जो आंसर ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नादर्न प्लेन, उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। पठारी क्षेत्र नहीं ठीक है, तटीय क्षेत्र भी नहीं ठीक है और सूखा भी नहीं है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट आलू के बीज उत्पादन के लिए है वो है नॉर्दर्न प्लेन एरिया, इसलिए आंसर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम स्टेम कॉल्ड। जो हमारा तने से रेशा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो हमारा जूट है और जो सन है, ढेंचा है, उसमें जो उसके ऊपर रेशा लगा होता है उस रेशे को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसको अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है रेटिंग। क्या कहलाती है? रेटिंग। इसलिए आंसर बी सही हो जाएगा। अगर हमें तने से रेशे को अलग करना है तो उस क्रिया को रेटिंग कहते हैं। ये एक माइक्रोबियल प्रोसेस है। कैसा है? माइक्रोबियल प्रोसेस है जो हमारे तने में रेशे मौजूद हैं उनको सड़ा कर ढीला कर देता है और जिससे हमारे तने से रेशा आसानी से निकल जाता है। जैसे कि जूट, फ्लेक्स, इन सब फसलों में ये क्रिया अपनाई जाती है, रेटिंग की क्रिया। सवाल नंबर 8 है, कृष्णा इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। कृष्णा किस फसल की वैरायटी है। तो कृष्णा आपकी जो है किसकी किस्म है, वो आपका हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही आंसर, यानी राई की कृष्णा वैरायटी है। सवाल नंबर 9 है, व्हाट इज सीड रेट ऑफ सनफ्लावर। सूरजमुखी की बीज दर कितनी होती है। तो सूरजमुखी की बीज दर जो है वो आपकी 8 से 10 किलोग्राम होती है। सही आंसर हो जाएगा सी, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो सीड रेट है वो होती है किसकी? सूरजमुखी की। विच इज़ द लेट मेच्योरिंग वेराइटी ऑफ उड़द। उड़द की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है। तो टाइप 27 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, टाइप 27। अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ जर्मिनेशन अकर्स इन चिकपी। चिकपी में किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है। पहला है हाइपोजियल, दूसरा है इपीजियल, तीसरा है विविपेरी और चौथा है एसेक्सुअल जर्मिनेशन। तो जो चने में जर्मिनेशन का प्रकार है वो होता है हाइपोजियल, जिसको अधोभिक लिखा है, इसको लिख सकते हैं अधोभौमिक। क्या लिख सकते हैं? अधोभौमिक। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये जमीन है और जब चना जर्मिनेट करेगा तो चने का जो बीज है वो नीचे रह जाएगा और ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा? चने का तना आ जाएगा और जड़ नीचे रहेगी और जो बीज पत्र हैं वो कहाँ रह जाएंगे? नीचे ही रह जाएंगे। इसीलिए इस प्रकार का जो जर्मिनेशन है उसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो चने में जो जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजियल टाइप का होता है, इसलिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काबुली चिकपी वेराइटी। यानी इसमें से 3 जो है काबुली वैरायटी होंगी चिकपी की और एक जो है चिकपी की काबुली वैरायटी नहीं होगी। तो जो नहीं है वो पंत जी 186 यानी पंत ग्राम 186 है, वो काबुली चने की वैरायटी नहीं है। के 850, जी के 3, BG 1003 ये सारी काबुली चने की वैरायटी हैं। काहे की हैं? काबुली चने की वैरायटी। अगर नहीं की बात की जाए तो नहीं में हो जाएगा हमारा पंत जी 186, ये
देसी चिकपी की वैरायटी है। कैसी? देसी चिकपी की वैरायटी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, जो कहता है विच चिकपी वैरायटी इज रिकमेंडेड फॉर लेट सोइंग। अगर देर से बुआई की जाती है तो चने की कौन सी किस्म जो है उत्तम रहेगी? अगर हमको चिकपी की लेट से बुआई करना है तो उसके लिए कौन सी वैरायटी उत्तम होगी? तो उसके लिए जो वैरायटी सही है वो क्या है? K850 है। क्या है? K850। अगला क्वेश्चन है विच पल्स क्रॉप कंटेन्स 40% प्रोटीन एंड 20% ऑयल। लगभग 40% प्रोटीन और 20% ऑयल वाली दलहनी फसल कौन सी है? इसमें थोड़ा उल्टा होता है। ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोयाबीन। तो सोयाबीन में 40%, लगभग 40 से 42 मान लो, 40 से 42% जो है प्रोटीन होता है और 20 से 22% हमारा क्या होता है? ऑयल होता है। लेकिन अगर हम ग्राउंड नट का केस देखेंगे तो ग्राउंड नट में क्या पाएंगे कि 20 से 22% हमारा क्या होगा? प्रोटीन होगा और 40 से 42-43% हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑयल कंटेंट। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर सोयाबीन में प्रोटीन पूछे तो 40% के लगभग, और अगर मूंगफली में प्रोटीन पूछे तो 20 से 22%। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कन्फ्यूजन आपके लिए हो सकता है। अगला जो सवाल है वो है प्रगति इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। तो प्रगति किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, उन्नत किस्म है? तो ये है हमारी काबुली चने की। प्रगति का है कि काबुली चने की इम्प्रूव्ड किस्म है। अगला सवाल है विच पल्स क्रॉप शोज स्लो इनिशियल ग्रोथ रेट। निम्नलिखित में से दलहनी फसलों में वो कौन सी दलहनी फसल है जो शुरू में धीमी ग्रोथ दिखाती है, यानी शुरुआत में धीमी धीमी चलेगी और बाद में तेजी से बढ़वार करेगी? तो वो जो फसल है वो है पिजन पी। कौन है? पिजन पी। यानी अरहर जो है, अरहर की ग्रोथ इनिशियल स्टेज में धीमी और बाद में तेजी से होती है और इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। जितनी भी लेग्यूम्स हैं उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं और ज़्यादा मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। और इस प्रकार के जो हमारी फसलें हैं उसमें सॉइल इरोजन कम होता है और एरेशन जो है ज़्यादा होता है। अगला सवाल है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ पिजन पी। अरहर का सामान्य नाम क्या है? अरहर को जनरली क्या कहा जाता है? तो रेड ग्राम जो है वो अरहर का कैसा सामान्य नाम है? तो आंसर ए हो जाएगा रेड ग्राम। सवाल नंबर 18 है हाइब्रिड राइस कल्टीवेशन इज मोस्ट पॉपुलर इन विच कंट्री। संकर धान की खेती किस देश में सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो ये चाइना में है। कहाँ? चाइना में। चाइना में संकर खेती धान की बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। वो हाइब्रिड जो राइस चाइना ज़्यादा उगाता है। और अगर जनक की बात कहा जाए तो संकर धान का जनक भी कौन है विश्व में? चाइना ही माना जाता है। अगला सवाल है राइस वेराइटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू विच क्रॉप। भारत में उगाई जाने वाली धान की प्रजातियां किस समूह से संबंध रखती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। क्या हो जाएगा? इंडिका से संबंध रखती हैं जो भारत में उगाई जाती हैं धान की वेराइटीज। सवाल नंबर 20 है विच वेराइटी ऑफ बार्ले इज सॉल्ट टॉलरेंट। जौ की लवण प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो इसकी जो म्यूटेंट वैरायटी है खरज, वो क्या है?
लवण प्रतिरोधी है। यहाँ पर ये ऑब्लिक लगा है तो यहाँ पर ब्रैकेट कर लीजिए। खरज एक कैसी वैरायटी है? म्यूटेंट वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? बार्ले की वैरायटी है। और कैसी वैरायटी है? सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी है। समझ में आ गया? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, खरज। सवाल नंबर 21 जो है ये कहता है व्हाट इज द प्रोटीन कंटेंट इन राइस? चावल में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ये आपको याद करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग दाल का प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा याद रखते हैं कि अरहर में कितना प्रोटीन, चने में कितना प्रोटीन, और जो हमारा मटर आता है हरा मटर में कितना प्रोटीन, सूखी मटर में कितना प्रोटीन। इस तरीके से हम दालों का प्रोटीन रखते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया सोयाबीन में प्रोटीन, और हमने बताया आपको मूंगफली में प्रोटीन, ये सब ज़्यादा रखते हैं। हमें क्या करना चाहिए, कम से कम धान और गेहूं में प्रोटीन की मात्रा ज़रूर पता होना चाहिए। तो धान में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 6 से 7% होती है। कितनी? 6 से 7%। इसीलिए बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और चावल में फैट की मात्रा कितनी होती है? 2 से 2.5%। कितनी होती है? 2 से 2.5%। अगला सवाल है रत्ना किसकी वैरायटी है? रत्ना इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? तो रत्ना जो है आपकी धान की किस्म है। रत्ना किसकी किस्म है? धान की किस्म है। अगला सवाल है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सोरघम काजेज विच डिजीज? अगर हम अधिक मात्रा में ज्वार अपने जानवरों को खिलाते हैं तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बेरी नहीं होती है, रिकेट्स नहीं होती है, स्कर्वी भी नहीं होती है। जो हमारा डिजीज होता है वो कौन सा हो जाएगा? पेलाग्रा। क्या हो जाएगा? पेलाग्रा। यानी अगर हम ज्वार को ज़्यादा मात्रा में खिलाएंगे अपने जानवरों को तो उनमें पेलाग्रा रोग होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या होता है, ज्वार में उपस्थित तत्व विटामिन B3 जिसको नियासिन कहते हैं उसके अवशोषण में बाधा डालते हैं, जिससे पेलाग्रा डिजीज हो जाता है। इसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो क्या याद रखना है? 4D सिंड्रोम, ये भी याद रखना है। अगर पूछ ले कि ज्वार के अधिक सेवन से कौन सा इनमें से रोग हो जाता है, बेरी हो गया, रिकेट्स हो गया, 4D सिंड्रोम हो गया, और कह दे इनमें से कोई नहीं, तो 4D अगर है तो आपको 4D सही टिक करना पड़ेगा। अगला सवाल है 24 नंबर, व्हाट शुड बी द मॉइस्चर परसेंट एट द टाइम ऑफ व्हीट हार्वेस्टिंग? अगर हम गेहूं की कटाई करें तो उस समय नमी का परसेंट क्या होना चाहिए गेहूं की फसल में? तो वो कितना होना चाहिए? 25 से 30% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 से 30% नमी कटाई के समय होना चाहिए। और फिर जब हम स्टोरेज करते हैं तो तकरीबन इसको और सुखा के स्टोर करते हैं। अगर हम इसको सुखाते ज़्यादा नहीं हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सड़न होने लगती है। इस वजह से हमको अच्छी तरीके से सुखा के स्टोर करना होता है। आखिरी सवाल जो 25 नंबर सवाल है वो है विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज प्रिफर्ड फर्स्ट बाय राइस क्रॉप? धान की फसल द्वारा सबसे पहले किस नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है? यानी हमने एक बार देखा नाइट्रोजन एक तो अमोनिकल फॉर्म में पौधे लेते हैं, दूसरा किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। तो ये सवाल पूछ रहा है इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देता है धान की जो क्रॉप है, जो राइस की क्रॉप है, वो किसको प्रेफरेंस देता है? तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में देंगे, ठीक है। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन हो गए। आपने पूरा लेक्चर देखा और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।